वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बात करते हैं BHIC 102 सब्जेक्ट कोड की। देखिए 101 में मैंने क्या किया था, आपको प्राचीन भारतीय इतिहास समझाना स्टार्ट किया था। तो फिर ये 102 सब्जेक्ट कोड क्या है? ये उसी प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा पहलू है? सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। ध्यान से समझिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के दो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है आपका 101 और उसके साथ आपको मिलेगा 102। तो 101 जब हमने पढ़ा था तो हमने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलुओं की बात की थी भारतीय इतिहास की, जैसे मौर्यन साम्राज्य, अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका हो गई, या फिर मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। ये सभी काल हमने पढ़े थे। तो ये हमने सब्जेक्ट कोड कंप्लीट किया है। इसके अंदर मैंने आपको एक क्लास इंग्लिश मीडियम में दी थी और एक क्लास मैंने आपको यहाँ पर दोस्त हिंदी मीडियम में प्रोवाइड की थी, अगर आपको याद हो। आज जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कोड सेकंड है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के दो प्रकार के पहलुओं की। भाई जब राजनीतिक पहलू हमने समझ ही लिए हैं तो अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू किस तरीके से आपके सामने नजर आते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। काल वही तीन काल है जिनकी संस्कृति आपसे पूछी जाती है। या तो आपसे मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पूछ लेगा, या फिर पुरा पाषाण काल की सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ लेगा। अब बचते हैं दो क्वेश्चन। भाई या तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, या फिर एक बचता है नवपाषाण काल और इसके अलावा दूसरा दक्षिण भारत या फिर आप कह सकते हैं मध्य भारत का महापाषाण काल। क्या कहते हैं? महापाषाण काल, मेगालिथिक पीरियड। इन दो पीरियड्स पे क्वेश्चन और आ सकता है। तो या तो इन दोनों पे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, या फिर नवपाषाण काल, महापाषाण पे एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा ही पूछेगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्त। चलिए अब यहां पर समझने की हम थोड़ी कोशिश करते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए जो कांसा होता है आपको पता होना चाहिए, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता वो इसी युग की सभ्यता जिसमें तांबा और टिन का मिश्रण होता है। जो कांसा होता है, ब्रोंज जो होता है, एक एलॉय होता है कॉपर और टिन का। तो इन सभ्यताओं की क्या विशेषताएं रही, फिर इसी के ही समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसी के समकालीन यूनानी समाज की बात करेंगे। यूनानी समाज में हम धर्म जानेंगे और महिलाओं की स्थिति जानेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है और आपको लगता है कि सर एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद वर्ड लिमिट आप कहां दे सकते हैं हमें, तो ये है आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जहां पर आपको पेड नोट्स, गेस्ट पेपर वगैरह इस सब्जेक्ट कोड के मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं पेड नोट्स और गेस्ट पेपर्स। बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही दोस्त? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें दिक्कत या परेशानी नहीं है। चलिए बात करते हैं मध्य पाषाण संस्कृति का अर्थ और महत्व। यहां से कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आया था पुरा पाषाण काल, सबसे पुराना पत्थर के औजार बनाने का काल। फिर उसके बाद जो दूसरा पीरियड है, सेकंड पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये क्या है आपका? मीसोलिथिक कल्चर, मध्य पाषाण काल, मध्य पत्थर युग भी इसको कहते हैं। ये जो काल है ये पुरा पाषाण यानी पाषाण युग की प्रारंभिक चरण और नवपाषाण काल के कृषि युग के बीच का संक्रमणकालीन युग है। मतलब आप कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल के तो बाद का समय है, और आप यहां पर याद रखिए मध्य पाषाण काल जो है ये नवपाषाण काल से पहले का समय है। तो याद रखना है ये मिडल पीरियड है। तो ये जरूर दोनों के बीच में चेंज का वो रहा होगा कि यहां से यहां तक चेंज होने के लिए यहां पर मनुष्य पूरी तरीके से शिकारी हुआ करता था। नवपाषाण काल में आकर उसने खेती करना, कृषि करना क्या किया है दोस्त? स्टार्ट किया है। इसी रीजन से आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल जो है वो पुरा पाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच एक चेंजिंग पीरियड रहा है। क्या क्या हुआ मध्य पाषाण काल में? भाई तकनीकी प्रगति हुई, छोटे और नुकीले पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे। माइक्रोलिथ क्या कहते हैं दोस्तों? मेसोलिथिक पीरियड में आपको माइक्रोलिथ देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर जो आपका मीसोलिथिक पीरियड है यहां पर आपको माइक्रोलिथ्स देखने के लिए मिलेंगे। आप कहेंगे सर माइक्रोलिथ्स क्या होता है? भाई माइक्रो का शब्द का मतलब है छोटा और लिथ्स मतलब पत्थर, यानी कि पुरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार होते थे, हैंड एक्सिस हाथ कुल्हाड़ियां होती थी, उनको अब तोड़ तोड़कर छोटा घिस घिस कर छोटा करना स्टार्ट कर दिया गया और ऐसे हथियार औजार बनाए जाने लगे जिनका आकार छोटा हो।
आर्थिक परिवर्तन क्या हुए? आर्थिक परिवर्तन ये हुए कि शिकार और संग्रहण से कृषि और पशुपालन की ओर हम बढ़ने लगे थे। मतलब शुरुआत हुई थी, एक नींव आपको मध्य पाषाण काल में देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वास्तव में पूरी तरीके से विकसित कहां पर हुई थी खेती? नव पाषाण काल में। इसके अलावा लोगों ने स्थायी बस्तियों में रहना शुरू ही किया था, जिससे गांव की नींव पड़ी। तो हर वो चीज जो पूरी तरीके से नव पाषाण काल में है, उसकी नींव कहां पर पड़ी? मध्य पाषाण काल में पड़ी। हालांकि उसका कोई वजूद आपको पुरा पाषाण काल में नहीं मिलेगा। यहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और गुफाओं में चित्रकारी की जाती थी। लोगों ने धीरे धीरे सामाजिक संरचनाएं विकसित करना स्टार्ट कर दिया था। इस समय भी लोग क्या थे? शिकार पर ही निर्भर थे। पूरी तरीके से खेती अभी नहीं स्टार्ट हुई थी। हालांकि खेती करना स्टार्ट कर दिया था, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, कुछ जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, जिनमें आप देखिए कुत्ता सबसे पहला ऐसा प्राणी था जिसको क्या बनाया गया? पालतू बनाया गया था। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी आपको होने वाली है दोस्त। क्लियर? चलिए, एक क्लास को आप मिनिमम 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे शुरुआती समाज की, पुरा पाषाण कालीन समाज। कौन सा समाज दोस्त? आप याद रखिए, यहां पर यह है आपका पुरा पाषाण कालीन समाज, यानी सबसे पुराना समाज, पैलियोलिथिक पीरियड, पुराना पत्थर युग आप इसे कह सकते हैं। 25 लाख से, यानी कि कई बार आप देखिए इसे 2.5 मिलियन भी कहते हैं, या फिर 2 मिलियन ईयर्स एगो। क्या कहते हैं? 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 BCE तक के पीरियड को हम पुरा पाषाण काल कह सकते हैं। खास बात क्या है पुरा पाषाण काल की? यहां पर लोग घूम घूम कर क्या करते थे? आप देखिए, शिकार करते थे, तो गुफाओं में रहते थे और अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे। क्योंकि रीजन ये, आप इस क्षेत्र में रह रहे हो, जब यहां पर शिकार समाप्त हो जाएगा तो यहां पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए आप यहां पर इन्हें बंजारे की तरह देख सकते हैं। ये वो बंजारे हैं जो घूम घूम कर शिकार करते हैं और अपने खाने की तलाश करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं, इसलिए कभी भी स्थायी निवासी नहीं बन पाए। दूसरी चीज, यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे जो पूरी तरीके से रिफाइंड नहीं थे। मतलब बस थोड़ा बहुत नुकीला हो गया तो उससे शिकार हमने कर लिया। शिकार और भोजन का संग्रहण ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता था। इन लोगों ने आग की खोज कर ली थी खाना या मांस को पकाने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से आग का इस्तेमाल ये नहीं जाने थे। सामाजिक संरचनाओं की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे समूहों में जीवन व्यतीत करते थे और ये शिकारी समूह हुआ करते थे दोस्त। ये ऐसे समूह नहीं है कि गांव बसा लिए इन्होंने, ये कैसे समूह आप कह सकते हैं? शिकारी समुदाय हैं जो एक साथ बस शिकार करते हैं, इसके अलावा इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। गुफाओं में रहने के कारण उन्होंने वहां पर क्या किया? भित्ति चित्र भी बनाए। एग्जाम्पल के लिए आप भारत के अंदर देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, है ना, और फ्रांस में आपको लॉस्कस गुफाएं देखने के लिए मिलेगी। जब ये गुफाओं में रहते थे तो क्या करते थे? गुफाओं में शिकार के दृश्यों को मिट्टी से या फिर पत्थर से या फिर प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से क्या करते थे? उसे उकेरने की कोशिश करते थे। ठीक है। और भाषाओं की बात करें तो संकेतों के माध्यम से, विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से भाषा संचालित की जाती थी। आज के समय की वैज्ञानिक भाषा इनके पास नहीं थी। क्लियर? अब बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। मैंने आपको बताया था कांस्य युगीन सभ्यता तब आई जब ताम्र पाषाण काल समाप्त हो गया, यानी तांबे का इस्तेमाल क्या हो गया दोस्त? समाप्त हो गया। तो ताम्र पाषाण काल क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि तांबा बड़ा महंगा मिलने लगा था, तांबे की मात्रा कम हो गई थी। तो इसी रीजन से तांबे को और कांसे को तांबे और टिन को मिलाकर लोगों ने कांसा बनाना स्टार्ट किया था, ब्रोंज, और इसे ब्रोंज एज का नाम दिया गया, जो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में रहती है। और इसमें ढेर सारी सभ्यताएं विकसित हुई। इनमें से एक आपकी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है। क्या कही जाती है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता आपकी इसी ब्रोंज एज पीरियड की सभ्यता रही है। खास बात इन सभ्यताओं की ये रही कि आपको जो हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिलता है वही ब्रोंज एज में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या खास बात है, इस चीज को हम यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए, धातु के प्रयोग की बात करें तो कांसे का इस्तेमाल होता था, चाहे औजार बनाने हो, हथियार बनाने हो या फिर आभूषण बनाने हो। ठीक है। शहरों का विकास हो चुका था। नगरीय सभ्यताएं, इस समय जो भी सभ्यताएं हुई वो सभी नगरीय सभ्यताएं थी, मतलब गांव कम और शहर ज्यादा हुआ करते थे। चाहे आप मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता को देख लीजिए, इराक में था मेसोपोटामिया आपका, या फिर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देख लीजिए, या फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर ह्वानसेंग नदी के पास, ह्वानसेंग पता नहीं कौन सी नदी है ना, आप देख लेना, एक बार कमेंट करना। एक नदी है, उसके पास चाइना की जो सभ्यता थी विकसित हुई थी। अब जैसे इजिप्शियन जो सभ्यता थी ये आपकी नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, आपको पता होना चाहिए चीज। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये आपकी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसी तरीके से जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यहाँ पर ये 2 नदियां थी, दजला और फ्रात नदी इराक की, उनके बीच में सभ्यता विकसित हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हर सभ्यता का संबंध किसी न किसी नदी से है। अब आपको चाइना का बताना है कौन सी नदी के किनारे थी।
इस समय खेती की जाती थी, व्यापार प्रणाली काफी विकसित हो चुकी थी, समाज काफी वर्गों में बढ़ चुका था। एक राजा थे, एक पुरोहित थे, एक योद्धा थे, व्यापारी भी थे और अंत में सबसे निम्न श्रमिक माने जाते थे। कांस्य युगीन सभ्यताओं में यही विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर लेखन प्रणाली भी विकसित हो चुकी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे हिंदी में कीलाकार लिपि कहते हैं दोस्त। ठीक, इसके अलावा मिस्र की चित्रलिपि कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की जो ऋषि लिपि है उसे रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। रीजन क्या है दोस्त, आप बताइए। रहस्यमय लिपि से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आज तक पढ़ी नहीं गई है। सभी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, सिमिलर लाइक उर्दू की तरह, है ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ही लिखी जाती है, इसलिए आज तक पढ़ी नहीं गई। यहाँ पर देवताओं की पूजा होती थी, मंदिरों का निर्माण किया जाता था और मृतकों को दफनाया भी जाता था। जैसे आप इसी सभ्यता की बात कर लीजिए, इजिप्शियन सभ्यता की, यहाँ पर ये माना जाता था कि जो मृत्यु है उसके बाद भी जीवन होता है, इसलिए बॉडी को क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए बॉडीज को क्या किया जाता था, पट्टियों में लपेटकर ममीज बनाकर पिरामिड में दफनाया जाता था। पिरामिड जो होते हैं दोस्त एक प्रकार के मकबरे ही होते हैं। आगे चलें, भव्य सभ्य स्थापत्य कला, जैसे मिस्र में पिरामिडों का बनाया जाना, मेसोपोटामिया में जिगुरेट का बनाया जाना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर में तो आपको ढेरों इमारतें मिल जाएंगी। चलिए, तो ये जो सभ्यता थी आपकी, ये सभी कांस्य युग की सभ्यता थी। अब मैं आपको मिस्र की सभ्यता और पढ़ाऊंगा दोस्त, ध्यान से आपको क्या करना है, चीजें समझनी है। अब मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। नील नदी के किनारे क्या हुई थी, ये सभ्यता विकसित हुई थी। टाइम पीरियड इसका ये बताया जाता है 3100 से 332 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पूरा समय इसका ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का ही रहा है। यहाँ पर शासन बड़ा मजबूत था, लोगों के धार्मिक विश्वास मजबूत थे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में आपके पिरामिड मेकिंग और पिरामिड मेकिंग में आपका गीजा का ग्रेट गीजा पिरामिड, ये आपको याद रखना है। देखो, राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें तो फराओं का शासन यहाँ पर हुआ करता था और वो ईश्वर के रूप में पूजे जाते थे, है ना, सिमिलर लाइक गॉड। यहाँ पर शासक को भगवान माना जाता था और शासक का बेटा ही शासक बनता था। वंशानुगत प्रणाली इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आपको देखने के लिए मिलेगी। नील नदी के कारण यहाँ पर खेती अच्छी हो पाती थी, ढेर सारे देवता थे, इसलिए यहाँ पर बहुदेववादी थे लोग। जैसे यहाँ पर रा जो थे वो सूर्य देवता थे, ओसिरिस जो थे मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता थे, आइसिस जो है मातृत्व और जादू की देवी थी। तो इस तरीके से ढेर सारे देवी देवता थे। वही देवी देवता है जो यहाँ पर पूजे जाते हैं हमारे देश के अंदर, बस नाम क्या है, अलग है। मिस्रियों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में क्या हो सकती है, लौट आ सकती है। इसलिए हमें करना क्या है, हमें मम्मीकरण करना है। मम्मीकरण का क्या मतलब होता है दोस्त, मम्मीनाइजेशन, मतलब हमें सिर्फ ये करना है कि आफ्टर लाइफ भी आत्मा कभी भी सर्वेश जो शरीर है हमारा उसमें क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें बॉडी को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है। इसलिए बॉडी को किस में लपेट दिया जाता था, आप देखिए मम्मीज बना दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये जो इनकी हायरोग्लिप्सिक जो इनकी लिपि है, इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं, चित्र लिपि भी आप इसे कहते हैं। ये इजिप्शियन सभ्यता में आपको देखने के लिए मिलेगी। पिरामिडों का निर्माण किया जाता था, पूरे ज्योमेट्रिकल मेथड्स का यूज किया जाता था, खगोल शास्त्र के अच्छे ज्ञानी थे ये लोग। इसके अलावा इनकी स्थापत्य कलाओं में सबसे फेमस तो है आपका ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। और यहाँ की सामाजिक संरचनाओं की बात करें तो सबसे ऊपर आते थे फरा जो कि राजा होते थे, उसके नीचे पुरोहित, पंडित मान लीजिए एक तरीके से, योद्धा, व्यापारी, किसान, दास भी आपको इस व्यवस्था में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, तो यह है आपकी मिस्र की महान सभ्यता। क्या आपको समझ में आई दोस्त, बताइए, क्या आप सभी को मिस्र की महान सभ्यता समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे चलें या नहीं? अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डन। अब देखिए, अब थोड़ी सी यूनानी सभ्यता पर आ जाते हैं। दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यूनानी सभ्यता के मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे यूनानी समाज में महिलाओं की स्थिति है ना, ग्रीक समाज में, प्राचीन यूनानी समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही लिमिटेड थी और परंपरागत भूमिका थी। वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग कि महिलाओं को चार दीवारों के भीतर ही रखना जरूरी है। ठीक है, हालांकि कुछ राज्य यूनान में ऐसे भी थे प्राचीन यूनान में, जैसे एथेंस है, जहां पर क्या हुआ था, आपका लोकतंत्र का जन्म हुआ था, आपको पता है ना, लोकतंत्र का जन्म एथेंस में हुआ था, एथेंस शहर में। और स्पार्टा, यहां पर थोड़ी महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, बाकी स्थानों पर सेम ही थी। जैसे महिलाएं ना तो वोट डाल सकती थी और ना ही कोई भी राजनीतिक जीवन जी सकती थी, मतलब महिलाओं को नेता बनने का, उम्मीदवार बनने का कोई मौका यहां नहीं था। महिलाओं का मुख्य कार्य ही क्या था, संतान का पालन करना, हाउस वाइफ की तरह रहना।
अधिकांश महिलाएं औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकती थी। स्कूल वगैरह, विद्यालय, यूनिवर्सिटी ऐसी कोई शिक्षा के लिए इनकी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि स्पार्टा में उन्हें कुछ शारीरिक प्रशिक्षण दे दिया जाता था। स्पार्टा शहर की मैंने बताया था नहीं, अलग व्यवस्था थी यहाँ पर थोड़ी। विवाह और मातृत्व की बात करें तो विवाह आमतौर पर कम उम्र में ही हो जाता था, बाल विवाह का प्रचलन था और महिलाएं समाज में मुख्य रूप से पत्नी और माताओं के रूप में ही देखी जाती थी। ठीक है। सार्वजनिक जीवन की बात करें, एथेंस में महिलाएं घर की चारदीवारी में ही रहती थी, जबकि स्पार्टा में उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता हुआ करती थी। इसके अलावा महिला पुजारिन बन सकती थी, विशेष रूप से अपोलो के डेल्फी मंदिर में। कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर महिलाओं को भी थोड़े बहुत अधिकार मिल रहे थे, लेकिन कुछ रेयर केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हुआ करती थी। कुछ केसेस के बेस पर ये चीजें नहीं कही जा सकती। चलिए आगे चले। बहुत बढ़िया। यूनानी धर्म की बात करते हैं दोस्त। वहां का दैनिक जीवन हो, वहां की राजनीति और वहां की कला, तीनों क्षेत्र में ही लोगों का धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था। कैसे? बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बताई है यूनान की। बिल्कुल मिस्र की तरह यहाँ भी बहुदेववाद का सिस्टम था, मतलब कई देवी देवता यहाँ पर पूजे जाते थे। स्पेशली तो आप देखिए 12 मुख्य देवी देवता थे जो माउंट ओलंपस में रहते थे, और माउंट ओलंपस जो है वो देवताओं का घर माना जाता है यूनान में। ये बात आप नोट कर लेंगे, देवताओं का घर माउंट ओलंपस। ठीक, आगे चलिए। अब इसमें जैसे जियस है देवताओं के राजा, है ना। हेरा है विवाह और परिवार की देवी। एथेना है बुद्धि और युद्ध नीति की देवी। अपोलो जो है प्रकाश, संगीत, भविष्यवाणी, चिकित्सा के देवता। इसके अलावा पोसिडन ये समुद्र के देवता हैं। हेडेस जो है मृत्यु और अंडरवर्ल्ड के देवता हैं, आप ऐसा मान के चलिए। और ये सारे देवी देवता यहाँ पर यूनान में पूजे जाते हैं, इनकी धार्मिक स्थिति है। मंदिरों और पूजाओं की बात करें तो यूनानी क्या करते थे, देवताओं को सम्मान देने के लिए मंदिर बनाते थे। ठीक है। इसके अलावा भविष्यवाणी और ओरकेल्स, इसका क्या मतलब है? ओरकेल का मानना था कि देवता मनुष्य से संवाद करते हैं, जैसे डेल्फी के ओरकेल। ओरकेल कौन होते हैं दोस्त? ओरकेल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं धर्मगुरु, जिनका सीधा कनेक्शन किनसे होता है? देवताओं से होता है, उनसे वो बातचीत कायम कर सकते हैं। यूनान में ही आपको पता ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक, ये भी हमें सभी को पता है। यज्ञ और बलिदान की बात करें तो देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट की बात करें मृत्यु और परलोक विश्वास की, तो यहाँ के एक देवता ऐसे हुए थे जिनकी पूजा इसलिए होती थी आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित। इसके अलावा मिथक और कथाएं ये आपको हर धर्म में देखने के लिए मिलेगी, इससे माइथोलॉजी का जन्म होता है। हिंदी माइथोलॉजी की बात करें तो आपको रामायण महाभारत दिखाई दे जाएंगी, भगवत गीता, सभी हिंदी माइथोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्त, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।